हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस की सीरीज़ के अंदर बायोलॉजी की, आपको पता होगा सीरीज़ चल रही है। उसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो अंतःस्त्रावी तंत्र है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में। इससे पहले आपको वैसे पता होगा 2 वीडियो आ चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें पहला वीडियो नर्वस सिस्टम से था और सेकेंड वीडियो जो था वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित वीडियो आ चुका है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। अब अगर आपको पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ और भी बता देते हैं, इसमें जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ में बायोलॉजी की समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपन कई बार ये होता है कि थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए ही ये सीरीज चालू की गई है, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ में बायोलॉजी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और अभी पहले आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ आपका 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतःस्त्रावी वे, इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो अंतःस्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है इसके कार्य प्रणाली के अध्ययन को। और अब इसके अंदर अब आप देखना चाहो, जैसे जो ऑप्शन में दिया हुआ देखो ऑर्गेनोलॉजी, अगर ये पूछे आपसे ऑर्गेनोलॉजी क्या होता है, तो ऑर्गेनोलॉजी होता है जो अंगों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनोलॉजी। अब अगर आप एक चीज़ और भी समझना चाहो, अंतःस्त्रावी से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो 3 तरह की ग्लैंड होती है उसके अंदर। एक होती है वो होती है फर्स्ट एक्सोक्राइन, उसके बाद में जो सेकंड आती है वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड, और जो तीसरी ग्लैंड होती है वो होती है एंडोक्राइन। ये आपको याद रखना है, 3 ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड आती है वो जो होती है जिसके अंदर डक्ट पाई जाती है, यानी कि नलिका युक्त होती है, और जो एंडोक्राइन होती है नलिका विहीन होती है, और जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। मतलब कि उसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, और इसका एक ही एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है अग्नाशय। तो आपको ये याद रखना है। अब बाकी हम जो और भी आगे आगे आएगा उसमें देख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है अपना वो है निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो अंतःस्त्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप अगर आपको पता हो कि एक्सोक्राइन अगर आप पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी है। तो लार ग्रंथि है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्त्रावी है, थायराइड अंतःस्त्रावी और एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्त्रावी है। अब अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप ऐसे याद रख सकते, मान लो कि ये ह्यूमन बॉडी है तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, हाइपोथैलेमस है। उसको यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि में कहीं मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि आती है उसके बाद में। फर्स्ट आप पीयूष ग्रंथि को कह सकते हो, उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, गले के अंदर आपके आएगी वो होगी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, और उसके जस्ट आप नीचे जाते हो तो हार्ट के आसपास में आपको मिलेगी थाइमस ग्लैंड, फिर मिल जाएगी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और फिर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो ये है, ये ह्यूमन बॉडी की सारी ग्लैंड्स होती है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो आपको ये बताया था मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो गई। तो मिश्रित ग्रंथि है, इनमें से अग्नाशय है, पैनक्रियाज जो होते हैं उसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ये भी आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज होता है वो होती है मिश्रित ग्रंथि। अब पैनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि के बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो जो मास्टर किसको कहते हैं, जैसे मास्टर मोस्टली अपन मान लेते हैं कि स्कूल के अंदर जिसको मास्टर कहते हैं वो क्या करता है, सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, स्कूल का मैनेज करता है। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर सारी ग्रंथियों को कौन मैनेज करता है, जो हार्मोन को। वैसे आपको पता होगा एक चीज़ और है, जैसे पहले आपको बताई थी, एक तो एंडोक्राइन होती है और एक एक्सोक्राइन होती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है अगर आपसे पूछे, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती है, वो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन होती है वो एंजाइम सीक्रेट करेगी, एंडोक्राइन क्या होगी, हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो सारे हार्मोन पे कंट्रोल कौन करती है, वही मास्टर ग्लैंड होगी। तो पीयूष ग्रंथि है वो करती है सारे हार्मोन पे कंट्रोल, तो इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। अब अगर आपको पूछे इसके भी कोई ऊपर कंट्रोल करता है तो कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहेंगे। और ऐसे अगर आप याद रखना चाहो तो इसको हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो, हेडमास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं।
अब अगर पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड और फैक्ट देखना चाहें हम, तो इसकी साइज़ अगर आपको पता करनी हो तो जो मटर का दाना होता है उसके समान इसकी साइज़ होती है। अगर इसका वज़न पूछे आपसे तो वज़न आपको याद रखना है 0.6 ग्राम का आसपास होता है इसका वज़न, ये भी आप याद रख सकते हो। एक जो पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है आजकल कि प्रेगनेंसी के टाइम पीयूष ग्रंथि पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आपको याद रखना है महिलाओं में जो प्रेगनेंसी होती है तो इसका आकार होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो भी पीयूष ग्रंथि है। वैसे ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा तब अपन और देख लेंगे। उसके बाद में निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों के तीनों जो हार्मोन दिए हुए हैं ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इन हार्मोन के एक बार चलो पूरे नाम भी देख लेते हैं अपन, क्या क्या नाम है इनके। जो सबसे ऊपर दिया हुआ था एसटीएच का क्या नाम होगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और इसके अलावा आपको याद रखना है इसी को हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगला जो हार्मोन है वो टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है जो पीयूष ग्रंथि का अगला जो हार्मोन है वो है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर एलएच हार्मोन आता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। इसी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है उसका नाम प्रोलैक्टिन है, एक का नाम और निकलता है उसको क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद जो अगला जो हार्मोन होता है इस ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से निकलता है उसका नाम वेसोप्रेसिन। और जो लास्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये सारे के सारे आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इनके जो अब आगे इनके काम क्या है वो सारे अपन क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अपन आगे देखते जाएंगे। जैसे यही देख लो, ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी से बोनापन रोग हो जाता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से बोनापन रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एसटीएच। और एसटीएच की अभी अपन ने पहले फुल फॉर्म क्या देखी थी, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, उसी की वजह से बोनापन आ जाता है बॉडी के अंदर। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, बोनापन को आपको अगर कहीं पर ये भी लिखा होता है ड्वार्फिज्म भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन भी इसी हार्मोन को कहते हैं। अब अगर इसकी कमी से बोनापन रोग होता है तो अगर आपसे पूछे कि इसकी अधिकता से क्या होता है, तो जाइजेनेटिज्म जो रोग होता है यानी कि भीमकायिता, अगर आप हिंदी में बात करना चाहो, अगर इसकी अधिकता हो जाए आपके तो भीमकायिता नाम का रोग होगा, वो हो जाएगा। मतलब कि शरीर फूलने लग जाएगा, बड़ा मोटा भीम आपने देखा होगा ना, भीम के टाइप का शरीर हो जाएगा, तो ये भी है। और वेस्ट के अंदर इसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है, आपको एक भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक्रोमिगेली। क्या नाम है, एक्रोमिगेली नाम का रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि एक्रोमिगेली रोग हो जाता है अगर इस हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन की कमी अधिकता हो जाए तो। बच्चों के अंदर तो कौन सा होता है, भीमकायिता होता है, और वेस्ट के अंदर एक्रोमिगेली होता है। अगला जो सवाल है वो है निम्न में से ब्रत यानी कि बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, तो बर्थ हार्मोन इनमें से किसको कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा, बर्थ हार्मोन जो कहते हैं वो कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसी को ही बर्थ हार्मोन कहा जाता है। और इसके साथ में आपको याद रखना है इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन किस काम में आता है, जैसे गाय के अंदर वगैरह दूध भी ज़्यादा निकालना होता है तो आपको पता होगा कोई कोई इंजेक्शन लगा के दूध ज़्यादा निकालते हैं, तो उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही मिलाया जाता है। और एक चीज़ और है इससे रिलेटेड, अगर आपको याद रखना चाहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ये पूछा जा सकता है आपको अंदर कि राजस्थान और एक मध्य प्रदेश के अंदर पहले काफ़ी टाइम पहले गिद्धों की मौत होने लग गई थी, जो गिद्ध होते हैं उनकी मौत होने लग गई थी, तो उसका कौन सा कारण हार्मोन था, तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से गिद्धों की मौत होने लग गई थी। और भी एक चीज़ याद रखना चाहो आप, तो इसमें ये याद रख सकते हो कि इस हार्मोन को 15 जुलाई 2018 को बाद में भारत के अंदर इस हार्मोन को बैन कर दिया गया है, तो ये भी आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। सॉरी। अब जो अगला जो सवाल है वो है निम्न में से कौन सा हार्मोन जन्म क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, तो आपके जो बर्थ कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जनन क्रियाओं पे कौन सा हार्मोन करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है यानी कि जो एलएच हार्मोन है वो जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अगला जो हार्मोन है क्वेश्चन है कौन सा रोग थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, तो इसमें से कौन सा रोग है जिसको थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, तो हाशिमाटा जो रोग है उसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या, क्योंकि इस रोग के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो धीरे धीरे पूरी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है थायराइड की आत्महत्या।
अगला जो सवाल है वो है निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब जो आपको याद रखना, देखो आगे 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपको सेम ही मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर हल्का हल्का सा बदलाव किया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि उनको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तब किसका आंसर क्या सही होगा। वरना फिर आप ऐसे कमेंट में लिख के भेजते हो कि वो क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया आपने। एक बार पहले क्वेश्चन को सही से सुना करो। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अंतःस्रावी है बहिस्रावी है, आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जो लीवर है उसको कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बदला, ऑप्शन सेम ही है। क्वेश्चन है निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी, सेम यहाँ तक क्वेश्चन सेम, सिर्फ जो चेंज किया है वो क्या किया है, अंतःस्रावी इसके अंदर वापस जोड़ दिया है। तो सिर्फ अंतःस्रावी जुड़ने की वजह से क्या है, ऑप्शन या क्वेश्चन का जो आंसर है वही बदल गया। अब की बार यकृत नहीं होगा, क्योंकि यकृत क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। जो लेक्रोमिनल या आंसुओं की जो ग्रंथि होती है वो भी बहिस्रावी के अंदर आती है, ये आपको याद रखना है। लार ग्रंथि होती है वो भी बहिस्रावी में आती है। तो ऐसे यकृत किसमें है, बहिस्रावी ग्रंथि है। तो अपने को जो पूछा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला जो सवाल है वो सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अभी जो पहले पूछा था वो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा लगता, लेकिन सबसे बड़ी पूछा था, तब कौन सा आंसर हो गया था, थायराइड ग्रंथि। लेकिन अब की बार जो पूछा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला जो सवाल है वो है भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ये बताना है कि जो अगर अपन खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन की मान लो कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कौन सा रोग होगा, तो घेंगा रोग होता है भोजन में आयोडीन की कमी की वजह से। अब अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है मिक्सिडीमा, तो ये भी एक रोग है। ये किस वजह से होता है, तो जब अपनी वयस्क जो होता है, वयस्क मनुष्य के अंदर अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायराइड जो ग्रंथि, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मिक्सिडीमा रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है मानव शरीर में पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, 4 संख्या है। अब अगर आपसे इसके साथ में ये पूछे कि एड्रिनल ग्रंथि की संख्या कितनी है, तब अगर आपसे एड्रिनल पूछे, अगर आपसे पूछे एड्रिनल ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 2 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो 4 संख्या होती है पैराथायराइड ग्रंथि की। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगर आपके चलो पैराथायराइड ग्रंथि से रिलेटेड अगर और भी फैक्ट आपको बताएं, तो इसके अंदर क्या होगा, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, तो पैराथ हार्मोन निकलता है। और ये पैराथ हार्मोन क्या करता है आपकी बॉडी में, जो आपके कैल्शियम और प्लस फास्फोरस, इन दोनों के नियंत्रण कौन करता है, तो पैराथ हार्मोन नियंत्रण करता है। अब अगर आपको इससे रोग की अपन बात करें, तो जो पैराथ हार्मोन निकलता है उसकी अगर अधिकता हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, तो आपको याद रखना है ओस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग होगा, ओस्टियोपोरोसिस रोग अगर पूछे किसकी अधिकता से होता है, तो जो पैराथ हार्मोन होता है उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। और पैराथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। और अगर इसके अंदर क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस रोग होगा, तब क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम और फॉस्फोरस पे नियंत्रण कौन करता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि ही करती है। अगला जो सवाल है वो है निम्न में से कौन सी ग्रंथि बढ़ती उम्र के साथ विलुप्त होती जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ में विलुप्त होती जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थाइमस जो ग्लैंड है वो विलुप्त होती जाती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, अभी आपको पहले शुरुआत में वैसे बताया था, जो अपना हार्ट होता है उसके ऊपर की साइड होती है थाइमस ग्रंथि। तो ये भी आपको याद रखना है। थाइमस ग्रंथि से अगर हार्मोन पूछे तो इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, तो जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है वो थाइमस ग्रंथि से निकलता है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ में अगर आप ये भी पता करना चाहो तो WBC जो होती है अपनी, वो जो वाइट ब्लड कार्पल से WBC से रिलेटेड अपन ने सारे भी जो फैक्ट थे वो इससे पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला वीडियो आया था उसके अपन ने सारा का सारा देख लिया था। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखना है कि WBC का प्रशिक्षण केंद्र किसको कहते हैं, तो थाइमस ग्रंथि को कहते हैं WBC का प्रशिक्षण केंद्र। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थाइमस ग्रंथि पे जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उनका निर्माण को प्रेरित करती है ये थाइमस ग्रंथि। अब जो अगला जो सवाल है
वो सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के सोने जागने के तापमान का निर्धारण करती है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो अपने बॉडी में जैसे कि कोई भी आदत होती है उसको रेगुलर करती है, जैसे कि आपको किस टाइम पे सोना है, किस टाइम जागना है, तापमान का निर्धारण वगैरह कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीनियल जो ग्रंथि है वो करती है सोने जागने के निर्माण पे। अब अगर इससे रिलेटेड अगर आप और भी चीज़ें याद करना चाहो तो पीनियल ग्रंथि को ही जैविक घड़ी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक अगर आपसे पूछे तो किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप वैसे जैविक घड़ी का मतलब समझना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा अपन ऐसे कई बार रात को क्या होता है कि सोच के सोचते सुबह मुझे 5 बजे उठना है, तो आपकी एक बार नींद अपना आप ही 5 बजे खुल जाती है। अब उठो या नहीं उठो वो तो आपकी मर्जी हो जाती है, लेकिन नींद एक बार आपकी ज़रूर उस दिन 5 बजे खुल जाती है। तो उस चीज़ के अंदर कौन काम करता है, पीनियल ग्रंथि होती है, वही काम करती है इसके अंदर। अब अगर आपसे पूछे पीनियल ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलता है, तो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना चाहो तो इसी को ही थर्ड आई कहते हैं। ह्यूमन बॉडी की थर्ड आई अगर आपसे पूछे किसको कहते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को ही ह्यूमन बॉडी की थर्ड आई कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन से क्या मतलब हो गया कि जैसे आपके साथ में एकदम अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, जैसे आप कहीं जा रहे हो और एकदम सामने शेर आ गया, तो अब इमरजेंसी हो गई। अब उस टाइम में आपको कौन सा हार्मोन ये निर्देश देता है कि यहाँ से भाग जाओ भाई, वरना आप चले जाओगे फिर और कहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसी को ही कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और ये किससे निकलता है, जो एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे होती है, अपन ने पहले पढ़ा था संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। मान लो देखो थोड़ी सी डिज़ाइन सही नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो ये मान लो अपनी किडनी है, ये दोनों किडनी हो गई, किडनी के ऊपर की साइड में पाई जाती है, दोनों किडनियों के ऊपर, इसलिए संख्या में 2 होती है। वो कौन सी पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। और हार्मोन कौन सा निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और इसी को क्या कहते हैं, करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं, इसको 3F ग्रंथि कहते हैं, और इसके बाद में इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं। आगे वैसे एक और क्वेश्चन आएगा तब अपन और डिटेल में समझ लेंगे। अगला जो सवाल है, 1 मिनट, शायद पीछे वाला निकल गया एक, हाँ ये नहीं किया अपन ने। निम्न में से अंतःस्त्रावी विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतःस्त्रावी विज्ञान यानी कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है साइंस है, उसके जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन है अंतःस्त्रावी विज्ञान के जनक। अगला जो सवाल है वो है, मरुस्थल में रहने वाले जीवों में किस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ADH हार्मोन की जो मात्रा होती है वो मरुस्थल में रहने वाले जीवों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अब ADH की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है वो होता है। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन करने में ये हार्मोन काम आता है, तो ये आपको याद रखना है। और जो ADH हार्मोन है, इसी हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये आप साथ साथ में अगर याद रखना चाहो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये यहाँ पे जो अगर इसकी फुल फॉर्म थी वो क्या फुल फॉर्म होगी, ADH की एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है। अगला जो सवाल है वो है, अग्नाशय रस का स्त्राव अग्नाशय ग्रंथि के किस भाग से होता है। तो आपको पता होगा जो अग्नाशय ग्रंथि है, अपन ने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो मिक्स्ड ग्रंथि यानी कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या स्त्राव करती है, अग्नाशय रस स्त्राव करती है। तो उसका स्त्राव कहाँ से होता है, बाह्य स्त्राव विभाग से। जैसे अग्नाशय ग्रंथि के अंदर दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं, उसके अंदर अंतःस्त्रावी ग्रंथि के भाग भी पाए जाते हैं और बहिस्त्रावी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। तो जो अग्नाशय रस का स्त्राव होता है वो कहाँ से होता है, जो बहिस्त्रावी भाग होता है उससे होता है। और अगर ये पूछे बहिस्त्रावी भाग कितना होता है, तो 90 से 95% तक बहिस्त्रावी करैक्टर ही होते हैं उसके अंदर। अब चलिए चलते हैं, अगले सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है, डायबिटीज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है। वैसे देखो दिवस वाले भी क्वेश्चन अपन वैसे अलग से कर तो रहे हैं, जनवरी से लेके और मई तक के कंप्लीट वीडियो अलग से आए हुए हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखते हो तो जो इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम है उनके वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड है, अगर आप वहाँ जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज़ दिवस। अगला सवाल है, 4S ग्रंथि
किससे संबंधित है, तो या फिर 4S ग्रंथि किससे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4S ग्रंथि किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को ही कहते हैं 4S ग्रंथि। पहले अपन ने वैसे देखा था 4S का अगर आपसे पूछे मतलब क्या है, तो यहाँ पे 4S से मतलब है फर्स्ट एस का शुगर, उसके बाद में सॉल्ट, फिर उसके बाद में सेक्स, और या फिर आप चौथे का जो स्टेरॉइड, या फिर कहीं कहीं पे आपको स्ट्रेस भी देखने को मिल जाएगा। और इसी ग्रंथि को कहते हैं 3F ग्रंथि, यानी फाइट एंड फ्लाई भी कहते हैं। और उसके बाद में अगर आप याद रखना चाहो एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड और भी फैक्ट, तो ये कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये भी अपन ने पहले पढ़ लिया है। और हृदय धड़कन को बढ़ाता है ये भी अगर आप याद रखना चाहो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और एड्रिनलिन हार्मोन को किस में काम में लेते हैं, जो जो टेस्ट होता है उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो आपको याद रखना है एड्रिनलिन हार्मोन। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवसायक हार्मोन है, तो प्रसवसायक हार्मोन कौन सा है, RH जो हार्मोन है, RH से मतलब क्या हो गया, रिलैक्सिंग हार्मोन है, वो है प्रसव के अंदर सहायक। जैसे किसी भी महिला को जो बच्चा होने वाला है उसके अंदर कौन हेल्प करता है, तो RH हार्मोन रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, वो हेल्प करता है। अब RH हार्मोन पूछे किससे स्त्राव होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है, आपको पता होगा बच्चे और माँ के बीच में कौन सा किससे जुड़े हुए रहते हैं, वो दोनों प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। तो प्लेसेंटा से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो हो गया आपका RH हार्मोन और एक HCG हार्मोन। अब HCG का अगर फुल फॉर्म आपको नहीं बताओ तो आप याद रखना, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होती है, वो होती है HCG के हार्मोन की फुल फॉर्म। और RH की क्या हो गई, रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। तो यही जो RH हार्मोन है वो प्रसव के अंदर सहायक हार्मोन होता है। अगला जो सवाल है वो है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछे तो छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है मानव शरीर की। जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर की। अब उसके बाद अगर आप देखो स्पर्म का अगर आपसे पूछे निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सेमनीफेरस जो नलिका होती है, सेमनीफेरन नलिका, उसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है, तो 74 डेज का टाइम लगता है स्पर्म बनने के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडम एप्पल के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा के रखिए, एडम एप्पल के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थायराइड ग्रंथि को एडम एप्पल्स के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, ये गले के अंदर पाई जाती है, आपके जो स्वर तंतु जो लेरिंग्स होती है उसके पास में, जो मान लो ये आपके बॉडी के लेरिंग्स हो गए। अब यहाँ पे जो स्वर तंतु है इन दोनों के आगे और पीछे जो दोनों की साइड में पाई जाएगी वो कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। इसी वजह से अगर आपसे पूछे इसके आकार कैसा होता है, तो एच के समान इसका आकार होता है, या फिर तितली के समान बोल सकते हो आप, वैसा आकार होता है। हार्मोन कौन सा निकलता है थायराइड ग्रंथि से, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, याद रखना थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, वो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये घेंगा रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो सवाल है, महिलाओं में द्वितीयक लक्षणों के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है, तो महिलाओं में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना, ये सब जो कैरेक्टर होते हैं, वो कौन सा हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उत्तरदायी होता है इसके लिए। अब जो अभी तक अपन ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा इसी सीरीज के अंदर, जो अपना ह्यूमन बॉडी का जो अगला सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपको 1 सेकंड लगेगा, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा के रखिए, ताकि इससे क्या होता है कि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाता है। और जितने भी लोगों को अगर रियल में कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उनके साथ में इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे आपके लिए, अगर आप ये क्विज करना चाहते हो, आप खुद भी देखना चाहते हो कि आपको कितना याद होता है, तो हमारे टेलीग्राम पे डेली की क्विज अपलोड होती है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।